लेकिन उसकी जिंदगी एक नौकर से भी ज्यादा बेकार बना दी गई थी। ये कहानी किन ली की जिसे उसके अपने पिता ने कब तक भुला दिया था, जिसे उसके भाई नकारा कहकर जलील करते थे और रहने के लिए उसे एक सुअर के बाड़े जैसा टूटा फूटा कमरा दे दिया गया था। पूरी दुनिया का मानना था कि ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, सबके लिए वो सिर्फ एक वेस्ट था, एक ऐसा बोझ जिसे बस मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों किस्मत का पलट जाए कोई नहीं जानता। जिस दिन उसके गले का वो पुराना नेकलेस टूटा उसी दिन उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। जो चीजें लोग कूड़े में फेंक देते थे वही वेस्ट पेज इस लड़के के लिए खजाना बन गई और यहीं से शुरू होता है जीरो से हीरो बनने का वो सफर, जहां एक बेकार समझा जाने वाला लड़का अपनी ताकत से उन सबका घमंड तोड़ देता है जिन्होंने कभी उसे रुलाया था। अब सवाल ये है कि कैसे गुड फॉर नथिंग पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पर बन गया और क्या किनली अपने परिवार से अपना हक वापस छीन पाएगा। ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं है, ये कहानी है रिवेंज, एक्शन और एक धमाकेदार कमबैक की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि किनली का असली खेल अब शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत किन फैमिली के आलिशान घर के मेन गेट से होती है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज किन फादर का बर्थडे है और पूरे घर में जश्न का माहौल है। इसी भीड़ भाड़ और खुशी से दूर हम घर के सबसे छोटे बेटे किनली को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर अकेला खड़ा होता है। परिवार के लोग और नौकर उसे नकारा समझते हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स होता है। वो बस किसी तरह अंदर जाकर अपने पिता को ये तोहफा देना चाहता है और उन्हें लंबी उम्र की बधाई देना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर किनली के पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं है, वो उसे जलील करते हुए कहता है कि वो इस घर में पैर रखने के लायक भी नहीं है। किनली बेचारा समझाता है कि वो पिछले 3 सालों से अपने पिता से नहीं मिला है और आज के दिन वो बस एक बार उनकी शक्ल देखना चाहता है। लेकिन उसकी ये मासूम सी जिद सुनकर किन्यू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर गुस्से में किनली का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लेता है। ठीक उसी वक्त वहां एक दमदार एंट्री होती है किनली के दूसरे भाई किन फैंग की। वो तुरंत बीच में आकर किन्यू को रोक देता है। वो बेहद ठंडे लेकिन सख्त लहजे में किन्यू को चेतावनी देता है कि वो उनके ठहरे हुए छोटे भाई को बुली करने की कोशिश न करे। किन फैंग का खौफनाक और देखकर किन्यू की हालत खराब हो जाती है। वो बुरी तरह डर जाता है और चुपचाप अपना सर झुकाकर माफी मांग लेता है। जब किन्यू वहां से चला जाता है तब किन फैंग मुड़ता है और किनली के हाथ में उस छोटे बॉक्स के बारे में पूछता है जो दरअसल उनके पिता के लिए बर्थडे गिफ्ट होता है। वो बड़े प्यार और नरम आवाज में किनली को समझाता है कि इस वक्त उनके पिता बड़े बड़े इमॉर्टल एल्डर्स के स्वागत में बहुत बिजी है और अभी उसे नहीं मिल सके, इसलिए वो उसे दुखी न होने की सलाह देता है। ये सुनकर किनली का दिल टूट जाता है। वो अपना सर झुका लेता है और हल्की लेकिन दर्द भरी आवाज में पूछता है क्या पिताजी मुझे भूल चुके हैं। ये सवाल सुनकर किन फैंग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस किनली को दिलासा देता है लेकिन अपने दिल का दुख अपने अंदर ही दबा लेता है। जब वो किनली को वहां से विदा करता है तो वो मन ही मन सोचता है छोटे ली इसमें पिता को दोष मत देना बल्कि इस कल्टीवेशन प्लान को दोष दो जो इतना पत्थर दिल हो चुका है। यहां से निकलने के बाद किनली एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहा होता है लेकिन उसका बुरा वक्त यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। रास्ते में उसे किन फैमिली के कुछ अमीर यंग मास्टर्स का ग्रुप मिल जाता है। वो सब किनली को देखते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि देखो ये नकारा इंसान कितना बेशर्म है जो हर साल बर्थडे पार्टी में मुंह उठा के चला आता है। उनकी कड़वी बातें सुनकर किनली का खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार होता है। उसका छोटा सा हाथ गुस्से में कांप रहा होता है और वो उन्हें पंच मारने ही वाला होता है लेकिन आखिर में वो अपनी मजबूरी समझ जाता है। वो अपने गुस्से को घूंट कर पी जाता है और बर्दाश्त करके वहां से मुंह मोड़कर चला जाता है जिससे उन लड़कों का घमंड और भी बढ़ जाता है। अब सीन बदलता है और हम एक पुराने टूटे फूटे घर को देखते हैं जहां किनली अकेला रहता है। ये जगह किसी भी तरह से यंग मास्टर के रहने लायक नहीं होती। वहां पहुंचकर वो खुद को समझाता है कि भले ही आज सब उसे नीचा दिखा रहे हैं लेकिन सिर्फ कल्टीवेशन के जरिए ही वो खुद को साबित कर सकता है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि पिछले 10 सालों की दिन रात की मेहनत के बावजूद किनली अभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड रेल्म के सबसे निचले लेवल पर ही अटका हुआ है। उसी पल जो नेकलेस वो हमेशा पहने रहता है उसमें अचानक एक दरार आ जाती है। वो नेकलेस तेजी से हिलने लगता है और उसमें से एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी पहले किनली के पूरे शरीर को घेर लेती है और फिर अचानक उसके अंदर घुस जाती है। इसके तुरंत बाद किनली की आंखें झटके से खुलती हैं और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है जो इशारा करता है कि कुछ बेहद अजीब होने वाला है। किनली उस नेकलेस को हाथ में उठाकर देखता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। वो याद करता है कि नेकलेस उसे बचपन में गलती से मिला था और आज ये अचानक टूट गया। तभी उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं क्योंकि उसकी नजरों के ठीक सामने हवा में एक अजीब सा सर्कल बन जाता है। वो हैरानी से सोचता है कि ये क्या चीज है और तभी उसे समझ आता है कि क्या ये वही बॉटलनेक है जिसके बारे में उसके भाई किन फैंग ने बताया था। किनली खुद को शांत करने की कोशिश करता है और सोचता है कि नहीं उसे अभी एक्साइटमेंट में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। वो तुरंत अपनी जेब से एक शीशी निकालता है और उसमें से कुछ की गैदरिंग पिल्स अपनी हथेली पर रखता है। उन 2 पिल्स को देखते हुए मन में सोचता है कि दूसरे भाई ने कहा था कि अगर मैं कभी बॉटलनेक पर पहुंचूं तो मुझे तुरंत ये 2 की गैदरिंग पिल्स खा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें खा पाता उसके हाथ में रखी वो दोनों पिल्स अचानक बदलने लगती हैं। वो पिल्स अपने आप आसपास की इंप्योर की को सोखने लगती हैं और पिल्स के अंदर की सारी इंप्योरिटीज बाहर निकलने लगती हैं। किनली एक पिल को उठाकर देखता है और पाता है कि वो अब एक पूरी तरह से प्योरीफाइड की गैदरिंग पिल बन चुकी है। वो हैरानी से सोचता है कि क्या इस नेकलेस के स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने की ताकत है। बिना वक्त गवाए वो उन दोनों पिल्स को अपने मुंह में डाल लेता है। इसके बाद किनली अपनी आंखें बंद करता है और अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। वो अपने कल्टीवेशन मेथड को एक्टिवेट करता है, स्पिरिचुअल की को कंट्रोल करता है और उन पिल्स के असर को एब्जॉर्ब करता है और इसी के साथ एक लंबे अरसे के बाद वो उस बॉटलनेक को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह होते ही एक नौकर किनली के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो नौकर बेहद घमंडी लहजे में किनली को बताता है कि ओल्ड मास्टर का हुक्म है कि किनली अब 16 साल का हो गया है, इसलिए 3 महीने बाद उसे फार्मेसी जाकर काम में मदद करनी होगी। कमरे के अंदर से किनली जवाब देता है कि वो समझ गया। इस वक्त किनली अपने बिस्तर पर बैठा होता है और उसका दिल परेशान होता है। वो सोचता है कि फार्मेसी भेजने का मतलब है कि क्लैन सच में उसका कल्टीवेशन का रास्ता हमेशा के लिए काट देना चाहता है। वो अपने हाथों को बड़े दुख भरी नजरों से देखता है और सोचता है कि भले ही उसने अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड रेल्म की दूसरी लेयर पर ब्रेक थ्रू किया है लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि तभी उसे ख्याल आता है कि अब जब स्पिरिट पैटर्न में मेडिसिनल पिल्स को प्योरीफाई करने का असर है तो 3 महीने बाद फार्मेसी में मदद करना उसके लिए इसे यूज करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां किन्यू की घबराई हुई आवाज गूंजती है। वो गुस्से में अपनी मां से पूछता है कि किनली फार्मेसी आ रहा है तो अब वो लोग क्या करें। वो कहता है कि भले ही किनली नकार है और वो बेवकूफ नहीं है। वो डरता है कि अगर किनली ने पिता को बता दिया कि वो लोग फार्मेसी में क्या कर रहे हैं तो मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर किन्यू की मां गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है और उसे बेकार चीज कहती है। वो पूछती है कि वो किस बात से डर रहा है। वो उसे समझाती है कि वो बस अपने मामा को बता दे कि वो किनली के आने का इंतजार करे और उसे ऐसा सबक सिखाए कि उसे वहां चैन की एक सांस भी न मिले। किन्यू ये सुनकर खुश हो जाता है और हां में जवाब देता है। 3 महीने बाद किनली किन फैमिली की फार्मेसी पहुंचता है और हाथ जोड़कर मैनेजर जियांग को नमस्ते करता है और बताता है कि वो आज वहां रिपोर्ट करने आया है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता मैनेजर जियांग उसे बीच में ही टोक देता है। अंदर ही अंदर अच्छे से स्वागत करना है लेकिन बाहर से वो शांत रहने का दिखावा करता है और 13वें यंग मास्टर का स्वागत करता है। मैनेजर जियांग खुशी से मुड़ता है और अपने बेटे सेकंड सन को ऑर्डर देता है कि वो 13वें यंग मास्टर को उनके कमरे में ले जाए। सेकंड सन धीमी आवाज में किनली को रास्ता दिखाता है और उसे आराम करने वाली जगह ले जाता है। वो एक दरवाजे के सामने रुकते हैं और सेकंड सन कहता है कि वही उनका रेजिडेंस है और दरवाजा खोल देता है। किनली अंदर का नजारा देखकर सदमे में आ जाता है। वो कमरा किसी टूटे फूटे घर जैसा होता है जहां फर्नीचर बिखरा पड़ा होता है जो किसी इंसान के रहने लायक बिल्कुल नहीं लगता। वो नौकर किनली के एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं देता और दिखावे के लिए कहता है कि वो उनका सामान अंदर रख देता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो सेकंड सन को पुकारती है। एक मोटी औरत वहां चलती हुई आती है और तेज आवाज में कहती है कि जल्दी से उसके कमरे के लिए गर्म पानी लाया जाए क्योंकि इस ठंड ने उसे मार ही डाला है। सेकंड सन डरकर कहता है कि वो अभी 13वें यंग मास्टर को रास्ता दिखा रहा है। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर आवाज निकालती है। इस पॉइंट पर किनली आखिरकार बोलता है और पूछता है कि क्या उनसे कोई गलती हुई है क्योंकि ये कमरा रहने लायक नहीं है। ये सुनकर मैनेजर की बीवी घमंड से किनली के पास आती है। किनली डरता नहीं है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। वो औरत बिना सोचे किनली का गाल पकड़कर खींचती है और उसे नकारा यंग मास्टर कहती है। वो कहती है कि उसे डर है कि किनली को किन फैमिली के रूल्स नहीं समझ आए। वो बताती है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी कम है कि वो पिल फर्नेस में पिल्स भी रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए वो सिर्फ मजदूरी करने के लायक है। वो कहती है कि एक मजदूर की जगह यही है इसलिए वो एहसान फरामोश न बने। किनली उसे खूनी नजरों से घूरता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। ये देखकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और ताना मारती है कि क्या वो सच में खुद को यंग मास्टर समझता है। वो उसे धमकाती है कि अब वो फार्मेसी में है इसलिए वो अपनी औकात याद रखे। किनली अब शांत रहने की कोशिश नहीं करता और गुर्राता है कि वो उसे छोड़ दे। इसके साथ ही किनली पूरी ताकत से उसे धक्का दे देता है। मैनेजर की बीवी धक्का खाकर पीछे रखे हुए सामान के ढेर पर जा गिरती है। दुकान के बाकी नौकर ये देखकर दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाते हैं कि ये बुरा हुआ और कहते हैं कि जल्दी से मैनेजर को बुलाया जाए। किनली अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखता है और सोचता है कि भले ही उसने गुस्से में एक्ट किया लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर वो अपने हाथ को देखता है और महसूस करता है कि कुछ तो बदला है। ठीक उसी वक्त मैनेजर जियांग वहां आ जाता है और पूछता है कि वहां क्या हो रहा है। जब वो अपनी बीवी को गिरते पड़ते उठते हुए देखता है किनली उसे तीखी नजरों से देखता है और बताता है कि मैनेजर जियांग की बीवी कह रही थी कि किन फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो सिर्फ एक मजदूर बन सकता है और उसे इसी कमरे में रहना होगा। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी डर के साथ सोचता है कि इस नकारा को रूल्स के बारे में किसने बताया। किनली वहां से मुड़ता है और कहता है कि वो अभी जाकर अपने सेकंड ब्रदर किन फेंग से पूछता है कि क्या रूल्स सच में ऐसे ही है। किन फेंग का नाम सुनते ही मैनेजर जियांग तुरंत उसे रोकता है और कांपते हुए कहता है कि ये गलतफहमी है। वो कहता है कि वो भला यंग मास्टर से मजदूरी कैसे करवा सकते हैं और गिड़गिड़ाता है कि ये बात सेकंड यंग मास्टर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए वो तुरंत चिल्लाता है और अपने बेटे सेकंड सन को
बेवकूफ नौकर कहता है। वो झूठ बोलता है कि तेहलवे यंग मास्टर का कमरा बगल वाला है और उसे डांटकर हुक्म देता है कि वो जल्दी से यंग मास्टर को वहां ले जाए। सेकंड सन सर झुकाकर डर के मारे हां में जवाब देता है। फिर किनली को तुरंत वहां से ले जाया जाता है और सेकंड सन उसे बड़े अदब से अपने पीछे आने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, मैनेजर जियांग का वो नकली शरीफ चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो गुस्से में वहां खड़े नौकरों पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो लोग वहां खड़े होकर क्या देख रहे हैं और उन्हें तुरंत डॉक्टर बुलाने का हुक्म देता है। वो अपनी बीवी को घृणा से देखता है और मन ही मन सोचता है कि उन्हें उस नकारा लड़के ने बेवकूफ बना दिया। वो गुस्से में कसम खाता है कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ सेकंड सन किनली का सामान टेबल पर रखता है और बेडशीट ठीक करते हुए बड़े प्यार से बताता है कि तेहलवे यंग मास्टर को इसी कमरे में रहना होगा और अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक बता दें। किनली सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करता है और सेकंड सन से पूछता है कि वहां सामने क्या है। सेकंड सन ईमानदारी से बताता है कि वो पिल फर्नेस का फायरवुड रूम है जहां खराब हो चुकी मेडिसिनल पिल्स रखी जाती हैं। वो समझाता है कि आमतौर पर एक भी सही पिल बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बाकी सारी वेस्ट पिल्स वहां डिस्पोजल के लिए रखी जाती हैं। ये सुनकर किनली धीमी आवाज में खुद से कहता है कि वेस्ट पिल्स, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। उसी रात पिल फर्नेस के उस कमरे के बाहर दो लोग पहरा दे रहे होते हैं। किनली चुपके से एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है और उनके जाने का इंतजार करता है। जैसे ही वो लोग वहां से जाते हैं, किनली दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता है और उसे धीरे से खोलकर अंदर देखता है। वहां जमीन पर हजारों वेस्ट पिल्स बिखरी पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर किनली हैरान रह जाता है कि यहाँ कितनी सारी पिल्स हैं। वो अंदर जाता है और एक पिल उठाकर उसे गौर से देखता है। वो कोशिश करता है कि अपने स्पिरिट पैटर्न से उसे प्योरीफाई करे। अचानक वो पिल रिएक्ट करती है, जिसे देखकर किनली खुश हो जाता है और सोचता है कि उसका स्पिरिट पैटर्न सच में पिल्स को प्योरीफाई कर सकता है। वो खुद को समझाता है कि भले ही उसका कल्टीवेशन टैलेंट खराब है, लेकिन ये पिल्स उसकी स्पिरिचुअल की को बढ़ा सकती हैं और उसकी स्पीड तेज कर सकती हैं। लेकिन तभी वो पिल अचानक उसके हाथ में फट जाती है। उसके टुकड़ों को देखकर किनली गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये कोशिश फेल हो गई, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है और पूरी रात वहीं उस कमरे में बिता देता है। कुछ दिन बाद हम किनली को लगातार ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो वाटर एरो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक पानी का तीर सीधा एक पेड़ के तने पर मारता है। वो दोबारा हाथ घुमाता है और दूसरा एरो मारता है, जो इस बार जोर की आवाज के साथ लगता है। ये देखकर किनली की आंखों में खुशी चमक उठती है। वो आंखें बंद करके महसूस करता है कि अगर वो इस टेक्निक को इंस्टेंट एक्टिवेट कर सके तो वो अपने से ताकतवर दुश्मनों से भी लड़ सकता है। लेकिन वो सोचता है कि पिल्स को प्योरीफाई करना आसान नहीं है, क्योंकि कई दिनों की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक पिल ही प्योरीफाई कर पाया है। वो मुट्ठी बंद करके खुद से वादा करता है कि उसे और मेहनत करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ किन फैमिली के घर में किन्यू गुस्से में चिल्लाता है कि किनली की इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैनेजर जैंग वहां घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है और किन्यू की मां को कजिन कहकर मदद मांगता है। वो झूठ बोलता है कि उस जानवर ने न सिर्फ मारा पीटा बल्कि धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। किन्यू की मां चुपचाप बैठी रहती है और तिरछी नजरों से देखती है। ये सुनकर किन्यू के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि वो उस नकारा को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगा। सीन वापस फार्मेसी में आता है, जहां किनली टेबल पर किताबों का ढेर रखता है और नौकर को बताता है कि उसने ये सारा काम खत्म कर दिया है। वहां का नौकर इज्जत से कहता है कि यंग मास्टर ने बहुत मेहनत की है। तभी किनली की नजर टेबल पर रखी कुछ दूसरी किताबों पर पड़ती है और वो कहता है कि वो उनका हिसाब भी देख सकता है, लेकिन नौकर घबराकर मना कर देता है और कहता है कि मैनेजर हमेशा उन किताबों को खुद हैंडल करते हैं, इसलिए यंग मास्टर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किनली को शक हो जाता है। वो सोचता है कि ये लोग हमेशा उससे दवाइयों का हिसाब क्यों छुपाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक उसी वक्त बाहर से किन्यू की आवाज आती है, जो किनली को जानवर और सड़ा हुआ बच्चा कहते हुए बाहर निकलने के लिए ललकार रहा होता है। वो चिल्लाता है कि किनली नाटक न करे और बाहर आए और वो पूछता है कि क्या उसने उसकी 9वीं आंट को मारा था। किनली पलटकर बड़े आराम से जवाब देता है कि अगर उसने मारा भी तो क्या हुआ। ये सुनकर किन्यू आग बबूला हो जाता है और कहता है कि वो उसकी एल्डर है और ये बदतमीजी है। इस पर किनली शांति से जवाब देता है कि वो किन्यू की एल्डर होगी, उसकी नहीं। किनली का ये ठंडा रवैया देखकर किन्यू का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है कि किनली की हिम्मत कैसे हुई उसका पूरा नाम लेने की, और एक बड़ा भाई होने के नाते वो आज उसे सबक सिखाकर रहेगा। ये सुनते ही किनली के दिमाग में वो सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब उसे बुली किया गया था और वो सोचता है कि किन्यू के पास कोई हक नहीं है खुद को बड़ा भाई कहने का। किन्यू ऐलान करता है कि वो अभी दिखाता है कि किसके पास हक है और गुस्से में किनली की तरफ लपकता है, लेकिन किनली तुरंत अपनी वाटर एरो टेक्निक यूज करता है। एक तीर तेजी से निकलता है जिसे देखकर किन्यू दंग रह जाता है और हकलाते हुए हैरानी जताता है कि क्या ये स्पिरिचुअल आर्ट है। इस वक्त किनली की नजरें बेहद तेज हो जाती है और उसके शरीर के चारों तरफ की घूमने लगती है। किन्यू दांत पीसते हुए कहता है कि किनली ने स्पिरिचुअल वॉइड रियल्म की दूसरी लेयर तोड़ दी है, तभी वो इतना घमंडी हो गया है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन किनली उसे एक हाथ से रोक लेता है और तुरंत दूसरा एरो क्रिएट करके सीधा किन्यू पर मारता है। किस्मत से किन्यू वक्त पर अपना डिफेंस बना लेता है, वरना आज उसका काम तमाम हो जाता। किन्यू की आंखों में साफ हैरानी दिखती है और वो सोचता है कि ये नामुमकिन है कि इस लड़के की टेक्निक इतनी तेज कैसे हो सकती है। इधर किनली मन ही मन किन्यू की ताकत का अंदाजा लगाता है और सोचता है कि किन्यू ने जो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई है वो उसकी बहुत सारी एनर्जी खा जाएगी, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। कुछ ही देर में दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्या ये वही नकारा तेरहवां मास्टर नहीं है, क्योंकि आज तो 9वां यंग मास्टर उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा। ये सुनकर किन्यू शर्म और गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फायर एनर्जी बनाता है और चिल्लाता है कि आज वो किनली को जान से मार देगा। किनली मुस्कुराता है और किनारे से पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है। उसकी वाटर एनर्जी तेजी से किन्यू को घेर लेती है और वो ऐलान करता है कि किन्यू पहले ही हार चुका है। अगले ही पल किनली का हमला इतना तेज होता है कि किन्यू के हाथ की आग बुझ जाती है और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ये नजारा देखकर भीड़ हैरान रह जाती है और सब लोग किन्यू को उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे 9वें यंग मास्टर कहकर उठाते हैं। हारने के बावजूद किन्यू अपनी हार नहीं मानता। वो जमीन पर पड़े-पड़े चिल्लाता है कि किनली ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की और वो पिताजी से शिकायत करेगा कि किनली ने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है। किनली उसे घूरता है और कहता है कि बेइज्जती किसने की, क्योंकि हमला पहले किन्यू ने किया था। वो सबके सामने खुलासा करता है कि ये लोग उसे इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मेडिसिन फर्नेस का सच बाहर आए। वो किन्यू को चैलेंज करता है कि वो शौक से पिताजी को रिपोर्ट करे, क्योंकि किनली खुद यही चाहता है ताकि इनका काला सच सबके सामने आ जाए। किन्यू ये सब सुनने के बाद गुस्से से भड़क उठता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और बस लाचार होकर रह जाता है। अगले दिन किन फैमिली के मेन हॉल के अंदर सब लोग इकट्ठा होते हैं। किन्यू की मां वहां सबके सामने बैठी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कोई कहता है कि उन्होंने सुना है कि किन्यू को बुरी तरह पीटा गया है और कोई हैरानी से पूछता है कि क्या ये काम उस नकारा किनली ने किया है, जो कि नामुमकिन लगता है। एक छिपे हुए कोने में किनली अपनी नजरें झुका लेता है और उसके दिल में गहरा दुख होता है। वो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पिता से इस तरह मिलेगा। मेन सीट पर कोई और नहीं बल्कि किनली के पिता किन फादर किन हुआ बैठे होते हैं। किन्यू की मां बेसब्री से आगे बढ़ती है और घुटनों पर बैठकर रोते हुए किन फादर से कहती है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। किन फादर ठंडे लहजे में उन्हें खड़े होने और बोलने के लिए कहते हैं। वो डांटते हुए पूछते हैं कि वो रो क्यों नहीं है और कहते हैं कि भाइयों के बीच लड़ाई जैसी घटिया बात पर वो तमाशा ना करे। फिर वो एक पल के लिए रुकते हैं और अपनी नजरें किनली की तरफ घुमाते हैं, लेकिन वो उसका नाम तक याद नहीं कर पाते। ये देखकर किन फैंग समझ जाता है और झुककर अपने पिता को याद दिलाता है कि ये 13वां ब्रदर किनली है। ये सुनते ही किन फादर चिल्लाते हैं और किनली को अनफिलियल सन कहते हुए पूछते हैं कि उसने अपने बड़े भाई को क्यों मारा। किनली बिना किसी डर के वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पिता को सजदा करते हुए प्रणाम करता है। वो बाहर से तो शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख होता है कि उसके पिता उसे पहचानते तक नहीं। किन फादर नाक चढ़ाकर उसे जल्दी जवाब देने का हुक्म देते हैं। किनली बिना डरे जवाब देता है कि आज के झगड़े की शुरुआत किन्यू ने की थी, जो पहले उससे लड़ने आया था, इसलिए वो पिता से निष्पक्ष फैसला करने की मांग करता है। ये सुनते ही किन्यू की मां जोर से बीच में बोल पड़ती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये बकवास है और इल्जाम लगाती है कि किनली किन्यू से जलता था, इसलिए उसने स्नीक अटैक किया है। किनली का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो कहता है कि वो औरत उस पर झूठे इल्जाम लगा रही है। इस पर वो औरत अपनी उंगली उठाकर चीखती है और कहती है कि वो झूठी नहीं है, बल्कि किनली ही वो विलन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। वो फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है कि किन्यू ने तो किनली को दिल से अपना माना था, बस कुछ कड़वे शब्द बोले थे, लेकिन बदले में किनली ने उसके खिलाफ साजिश की। वो रोती रहती है और कहती है कि एक नकारा कल्टीवेटर बिना स्नीक अटैक किए भला उसके बेटे को कैसे घायल कर सकता है। ये सुनकर भीड़ फिर से फुसफुसाने लगती है। लोग कहते हैं कि किन्यू तो स्पिरिचुअल वॉइड रियल्म की 3rd लेवल पर है, इसलिए किनली जरूर झूठ बोल रहा है और उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। अचानक किन फादर जोर से चिल्लाते हैं और सबको शांत रहने का हुक्म देते हैं। वो घूरकर अपने बेटे किनली को देखते हैं और पूछते हैं कि उसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है और क्या वो सच में अपने 9वें ब्रदर के बराबर है। किनली ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी कुछ वक्त पहले ही उसने स्पिरिचुअल वॉइड रियल्म की 2nd लेयर को ब्रेक किया है। ये सुनते ही किन फादर गुस्से में उछल पड़ते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर झूठ ही बोलना है तो कोई ढंग का झूठ बोले, क्योंकि वो उसे बेवकूफ समझने की गलती ना करे। किनली को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो सीधा अपने पिता की आंखों में देखता है और दृढ़ता से जवाब देता है। वो चैलेंज करता है कि अगर पिता को उस पर यकीन नहीं है तो वो सबके सामने किसी भी 3rd लेयर प्रैक्टिशनर को उससे लड़ने के लिए भेज दे। किनली सबके सामने ऐलान करता है कि अगर वो हार गया तो वो सजा के तौर पर अपनी जान लेने को भी तैयार है। वो शर्त रखता है कि जब तक सामने वाला 3rd लेवल पर है वो उसे पहला हमला करने का मौका देगा और अगर
फिर भी किनली हार गया तो वो अपनी जान देकर इस गुनाह की भरपाई करेगा। ये सुनकर किन फेंग और वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी पास खड़ा सबसे बड़ा भाई किन डा ये सुनकर हंसते हुए ताना मारता है। वो पिता से कहता है कि जब किनली इतना ही कह रहा है तो क्यों ना उसे आजमा लिया जाए, अगर वो जीत गया तो बाद में बात कर लेंगे। पिता किन फादर थोड़ा मजबूर होकर पूछते हैं कि क्या कोई है जो किनली से लड़ना चाहता है। उसी वक्त 11th ब्रदर किन टोंग आगे आता है और कहता है कि वो लड़ेगा। पिता हां में सर हिला देते हैं। किन टोंग किनली को उकसाने वाली नजरों से देखता है और कहता है कि वो उम्र में बड़ा है और उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसलिए वो किनली को पहला बार करने का मौका देगा। किनली बिना डरे मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब 11वें ब्रदर पहले हमला करेंगे तभी वो अपनी मासूमियत साबित कर पाएगा। किन टोंग हंसकर पूछता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और पूछता है कि उसने कितनी तरह की स्पिरिचुअल आर्ट सीखी है। किनली सच बताता है कि उसने सिर्फ एक तरह की वाटर एरो टेक्निक सीखी है। ये सुनते ही किन टोंग और बाकी सब लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं कि बस एक टेक्निक से ये लड़ने आया है। लेकिन किनली गुस्सा नहीं होता, बस अपनी तेज नजरों से किन टोंग को घूरता रहता है और चेतावनी देता है कि उसने ये कला अभी नहीं सीखी है, इसलिए अगर 11वें ब्रदर को चोट लग जाए तो वो उसे माफ कर दे। किन टोंग गुस्से में बड़बड़ाता है और कहता है कि ये बदतमीजी है। वो तुरंत एक फायरबॉल लॉन्च करता है और चिल्लाता है कि वो अभी उसे मजा चखाता है। किनली मन ही मन जज करता है कि ये हमला तो किन यू से भी स्लो है। वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है और एक वाटर एरो क्रिएट करके सीधा किन टोंग की तरफ फेंक देता है। एरो इतनी तेजी से निकलता है कि किन टोंग के कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। किनली धीमी आवाज में चेतावनी देता है कि स्पिरिचुअल आर्ट्स की आंखें नहीं होती, इसलिए 11वें ब्रदर संभल कर रहे हैं। अपने बाल कटते देख किन टोंग पागल हो जाता है और हमला जारी रखता है। वो कहता है कि वो तो बस रहम खा रहा था लेकिन अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता किनली का दूसरा वाटर एरो से कंधे को चीरते हुए निकल जाता है। किन टोंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो दर्द के मारे वहीं घुटनों पर गिर पड़ता है। मैच खत्म होते ही नीचे भीड़ में शोर मच जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि किन टोंग हार गया और किनली की टेक्निक इतनी फास्ट कैसे हो सकती है। लोग शक करते हैं कि कहीं उसने कोई टैलिस्मैन तो यूज नहीं किया। किन फेंग गर्व से किनली को देखता है और सोचता है कि छोटा ली अभी से इतना ताकतवर है, अब कोई उसे नकार नहीं कहेगा। किन फादर भी मन ही मन तारीफ करते हैं कि इतनी तेज कास्टिंग एबिलिटी एक नायाब टैलेंट है। बस अफसोस कि किनली की उम्र कल्टीवेशन शुरू करने के लिए निकल चुकी है। किनली तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और पिता से फैसला सुनाने की गुहार लगाता है। पिता कुछ बोल नहीं पाते और बस उसे घूरते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भाई किंडा अपनी हार नहीं मानता। वो आगे आकर पिता से कहता है कि भले ही किनली ने ये साबित कर दिया कि वो स्नीक अटैक नहीं था, लेकिन ये सच अभी भी वही है कि भाइयों ने आपस में लड़ाई की है। उसकी अगली बात सुनकर किन फेंग और किनली दोनों को गुस्सा आ जाता है। किंडा कहता है कि अगर किनली को कड़ी सजा नहीं दी गई तो फ्यूचर में कोई भी परिवार के नियम नहीं मानेगा। किंडा की बातें सुनकर किनली गुस्से में जवाब देने की कोशिश करता है और कहता है कि बड़े भाई को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता किंडा उसे बीच में ही रोक देता है। वो गुस्से में कहता है कि किनली कितना ठीक है क्योंकि एक ही परिवार के भाइयों का आपस में लड़ना रूल्स का वायलेशन है। वो कहता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि किनली ने स्नीक अटैक किया या नहीं, बल्कि मुद्दा यह है कि उसने परिवार का नुकसान किया है। वो किनली पर दबाव डालते हुए पूछता है कि क्या वो किन फैमिली के लॉस से असहमत है या फिर अपने बड़े भाई से। ये मौका देखते ही किन्यू की मां आग में घी डालने के लिए लपकती है। वो ताना मारती है कि किनली बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि उसकी मां बचपन में ही मर गई थी, इसलिए उसे तमीज सिखाने वाला कोई नहीं बचा। ये सुनकर किनली का खून खौल उठता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन किन्यू भी मौके का फायदा उठाता है। वो पिता से शिकायत करता है कि किनली उसका सम्मान भी नहीं करता, इसलिए वो पिता से न्याय की मांग करता है। किन फादर मन ही मन सोचते हैं कि भले ही किनली की कास्टिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर वो रैंक में आगे नहीं बढ़ सकता तो वो बेकार है। इसलिए वो किंडा की बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि किनली को सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी मनमानी करता है और उसे डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। पिता के ये शब्द किनली को किसी बिजली के झटके की तरह लगते हैं। इसके बाद किन फादर सजा सुनाते हैं। वो ऐलान करते हैं कि किन फैमिली के रूल्स के मुताबिक वो किनली और किन्यू दोनों को आधे साल की कैद की सजा देते हैं और उनका मंथली अलाउंस भी काट दिया जाएगा। वो किन्यू की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि वो घायल है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर आराम करे और अगले 6 महीने तक मेडिसिन फर्नेस के मामलों में दखल ना दे। किन्यू खुशी-खुशी सर झुकाकर हाँ कर देता है। फिर पिता किनली की तरफ देखते हैं और सख्ती से कहते हैं कि उसे अगले 6 महीने तक पिलवुड शेड में कड़ी मजदूरी करनी होगी। वो उसे नसीहत देते हैं कि वो वहां रहकर अपने दिमाग और कैरेक्टर को सुधारे। फैसला सुनाने के बाद वो सबको चेतावनी देते हैं कि अगर किसी ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे बिना रहम के सजा दी जाएगी और फिर सबको जाने का हुक्म दे देते हैं। जाते-जाते किन फादर किनली के पास से गुजरते हैं और ठंडी आवाज में पूछते हैं कि वो अभी तक वहां से गया क्यों नहीं, लेकिन किनली जिद्दी होकर वहीं बैठा रहता है और हिलने का नाम नहीं लेता। शाम हो जाती है और किन फैमिली के एस्टेट में अंधेरा छा जाता है। किन फेंग किनली के पीछे आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि पिता परिवार के मुखिया है, इसलिए वो मजबूर है और किनली को बस माफी मांग लेनी चाहिए। ये देखकर किन्यू वहां आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब किनली का वो जोश आ गया। वो ताना मारता है कि अब किनली के पास खाने को भी नहीं है, बस वो वुड शेड में धुआं फाकता रहेगा। किंडा भी इस मजाक में शामिल हो जाता है और कहता है कि किनली ने पिता से जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की, उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। किन फेंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में कहता है कि ये लोग हद पार कर रहे हैं। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किन्यू उसे रोक लेता है। तभी किनली अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो कहता है कि ये लोग बस अपने फैमिली स्टेटस का फायदा उठाकर उसे दबा रहे हैं, वरना इनमें खुद की कोई काबिलियत नहीं है। इस पर किंडा घमंड से कहता है कि तो क्या हुआ। वो किनली को याद दिलाता है कि भले ही उसने सेकंड लेयर तोड़ दियो, लेकिन किन फैमिली के बाहर वो कुछ भी नहीं है। किनली बिना डरे ऐलान करता है कि भले ही वो किन फैमिली छोड़ दे, फिर भी वो गर्व से खड़ा रहेगा, इन लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सुनकर